ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार यस लिख दें। जो आज का टॉपिक है, कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे फिर आगे बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेंस में। थैंक यू। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने होम रूल लीग तक पढ़ा था, जिसको कि हम लोग नागरिक शासन बोलते हैं। लेकिन आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे, जिसका नाम रहा रॉलेट एक्ट। क्या नाम रहा जी? रॉलेट एक्ट। अगर रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट का एक दूसरा नाम है काला कानून, ब्लैक एक्ट। इसको काला कानून के भी नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? काला कानून। तो रॉलेट एक्ट कब आया था भारत में? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? 1919 में। इस रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबाना। इसका उद्देश्य क्या था जी? उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबाना। क्रांतिकारियों, भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दबाना, यह उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि भारतीय क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबाना। अंग्रेजों के द्वारा इसलिए नियम रखा गया था कि यह जो रॉलेट एक्ट आएगा, काला कानून, इसमें संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें रहेगा नो अपील, नो वकील, नो दलील की बातें कही गई है। क्या कही गई? नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब इसका काम क्या था कि संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की बातें कही गई। तो यही रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अप्रैल 1919 में, कौन महीना? अप्रैल 1919 में पंजाब के दो स्थानीय नेता थे। कहां के? पंजाब के स्थानीय नेता, पंजाब के स्थानीय नेता, दो स्थानीय नेता थे पंजाब के। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों को क्या किया कि पुलिस ने संदेह के आधार पर, जो मैंने लिखा है यहां, इसी के आधार पर इन लोगों को उठा लिया, डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। जब संदेह के आधार पर जब दोनों को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया संदेह के आधार पर, तो यह परिस्थितियां बदल गई, यह परिस्थितियां बदल गई। तो इन्हीं लोगों के दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में, दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर क्या किया गया कि एक सभा का आयोजन किया गया, शांति सभा का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 1919 को एक शांति सभा का आयोजन किया गया जालियांवाला बाग में। तो वहां पर क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, यह 1919 में आया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय क्रांतिकारी के गतिविधियों को दबाना। तो संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अंग्रेज उठा सकते थे, ऐसा नियम आया।
तो इस नियम को इंप्लीमेंट करते हुए अप्रैल 1919 में जो पंजाब के दो स्थानीय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। इसे काला कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कानून के अकॉर्डिंग ना नो अपील, नो वकील, नो दलील। कोई आप वकील नहीं रख सकते हैं कि आप हमको क्यों उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए। कोई अपील नहीं हो सकता है और कोई दलील नहीं दे सकता है। ये बातें थी, नो अपील, नो वकील, नो दलील। तो अब बताइए कि यहां पर कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील काम नहीं करेगा। तो इसके विरुद्ध में क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक शांति मीटिंग रखा गया, शांति सभा का आयोजन किया गया कि अंग्रेजों के मंथन करने के लिए कि इस काला कानून के अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है। यहां तक कि उस एक्ट में महिलाओं ने भी, उस सभा में महिलाओं ने भी अपने नाबालिग बच्चों को ले लेकर के आई। लेकिन कुल मिलाकर के यही जवाब मिला कि नाबालिग बच्चों को लेकर महिलाएं भी आई, लेकिन कुल मिला के जवाब ये कहीं मिला कि वहां पर जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने उस शांति सभा पर गोलियां चलाई, जिस गोलियों के कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। ठीक है ना। और गांधी जी, यहां पर गांधी जी ने कैसर ए हिंद, और जब मारे गए हाँ जी सही बोल रहे हैं। तो जब ये लोग मारे गए, गांधी जी मारे गए 379 लोग, और प्राइवेट रिपोर्ट के अनुसार ना 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो ये घटना डायरेक्ट हत्या हुआ। तो इस हत्या के खिलाफ में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, तमाम उपाधियां यहां पर लौटा दी गई, तमाम उपाधियां लौटा दी गई। जब उपाधियां लौटा दी गई तो अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों का बहुत बड़ा विरोध होता है, तो इसके लिए अक्टूबर 1919 में एक हंटर कमेटी बनाई, और हमें हंटर कमेटी में यहां पर क्या कर दिया गया, इसको जनरल डायर को फ्री कर दिया गया कि कोई इसका दोष नहीं है। तो फिर जाके कांग्रेस ने उसके समानांतर एक कमेटी बनाई जिसमें कि उसको दोषी ठहराया गया। तो आगे की घटना थोड़ा सा फिर चलते हैं। तो संदेह के आधार पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को, कब, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, कहां पर जी, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया जी, शांति सभा का आयोजन किया गया। इस शांति सभा के आयोजन में बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल थे। बुजुर्ग, बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है ना। अब इसमें बताइए कि बच्चा और बुजुर्ग क्यों आता? यदि क्रांतिकारी आंदोलन रहता तो बच्चा बुजुर्ग आता नहीं था, ये शांति सभा हो रहा था। तो उसी शांति सभा में मान लीजिए कि देखिए जालियांवाला बाग है, जालियांवाला बाग है। यदि इस बाग में कहते हैं तो 3 गो पेड़ था, 3-4 गो कुआं था, 3 गो पेड़ था, 3-4 गो कुआं था। तो यहां पर क्या हो रहा था, शांति सभा हो रही थी, मात्र एक ही गेट था। इस गेट पर जनरल आर डायर पहुंचा और तब तक गोलियां चलाते रहा जब तक कि उसकी पूरी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। तब तक गोलियां चलाते रहा जब तक कि इस पर पूरी गोलियां चलाते नहीं रही। तो जनरल डायर द्वारा शांति सभा पर गोली चलाने का क्या किया गया, निर्देश दिया गया। अब वो अपने तो गोली नहीं चलाया था, गोली कौन चलाया था,
तो गोली कौन चलाया था? तो ये जो भारतीय थे वही गोली चलाए थे, या पुलिस गोली चलाई थी, जो भी गोली चलाया हो, बस समझ गए ना। गोली चलाने का निर्देश दिया। जिस घटनाक्रम में में 379 लोग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए जी? 379 लोग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मारे गए। ठीक है ना। हालांकि उसमें मारे जाने वाले लोगों में से हालांकि वास्तविक में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1000 प्लस लोग मारे गए थे। अब देखिएगा कि जनरल डायर ने जिस शांति सभा पर गोली चलाई थी उसमें मरने वालों की संख्या सरकारी रिपोर्ट में और थी और वास्तविकता में कुछ और थी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और एक बात को जान लीजिए कि 1000 से अधिक, मैंने कोई डाटा नहीं दिया है, तहकीकात कमेटी का रिपोर्ट है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो जब 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, तहकीकात कमेटी का रिपोर्ट है, तो आप जानते ही होंगे कि इसके कारण भारतीयों में काफी आक्रोश हुआ। और यहां पर भारतीयों ने सर से कैसर-ए-हिंद से लेकर सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसर-ए-हिंद तथा सर की उपाधि लौटा दी। तो अब मैं बोलना चाहता हूं कि जिसमें 379 लोग सरकारी रिपोर्ट मारे गए थे, उस सरकारी रिपोर्ट का गवाह कौन था? गवाह आप यहां से देखिएगा कि हम ही लोग में से गद्दार लोग गवाह थे। तो जो गवाह थे उनका नाम क्या था? हंसराज। हंसराज। या गवाह मत लिखिए, सरकारी गवाह लिखते हैं। सरकारी गवाह कौन थे? हंसराज। इस नाम को याद रखिएगा। सरकारी गवाह कौन थे? हंसराज थे। ठीक है ना। सरकारी गवाह कौन थे? हंसराज थे। तो कुल मिलाकर के इतना विरोध हुआ। भले सरकारी गवाह मिल गए, सब कुछ मिल गए, लेकिन यहां पर तमाम उपाधियां लौटने लगी, सब कुछ होने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए यहां शासन करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होते रहा था। तो उसने क्या किया कि अक्टूबर 1919 में अंग्रेजों ने इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, अक्टूबर 1919 में जांच के लिए एक कमिटी बनाई। कौन कमिटी? हंटर कमीशन बनाई। हंटर कमिटी बनाई। इस हंटर कमिटी का काम क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का निष्पक्ष जांच करे। क्या करे जी? निष्पक्ष जांच करे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के निष्पक्ष जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई, जिसमें कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। हंटर कमेटी में अंग्रेज कितने थे? तो अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों की संख्या 5 थी और भारतीय सदस्य कितने थे? भारतीय सदस्य 3 थे। अब बताइए कि हंटर कमेटी का जांच का रिपोर्ट पहले लिख लेते, तब इन लोगों का नाम लिखेंगे, अच्छे लोगों का। तो हंटर कमेटी के जांच के रिपोर्ट में ना जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। रिपोर्ट क्या आया? हंटर कमेटी का रिपोर्ट क्या आया कि जनरल डायर को क्या कर दिया गया? निर्दोष साबित कर दिया गया। निर्दोष साबित कर दिया गया। ठीक है ना। जनरल डायर को क्या कर दिया गया? निर्दोष साबित कर दिया गया।
अब 3 गो जो भारतीय के अच्छे अच्छे लोगों के नाम हैं, उसमें से थे चीमन लाल शीतल तलवार। कौन थे जी? चीमन लाल शीतल तलवार एक व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी में निर्दोष जनरल डायर को साबित करवाने में थे। वो एक कौन थे? शीतल तलवार थे। दूसरा कौन थे? शहजाद सुल्तान अहमद। कौन थे जी? शहजाद सुल्तान अहमद। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो तीसरे व्यक्ति थे जनरल डायर तो हो गया क्या, तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन लोगों ने हंटर कमेटी के जांच के रिपोर्ट में भारतीय थे। हालांकि रिपोर्ट क्या हुआ, ये लोग विरोध किए या स्वरोध किए। यदि अगर इन लोगों ने साबित नहीं किया होता तो इन लोगों को त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन लोगों ने त्यागपत्र नहीं दिया। ठीक है ना। आप जो कह लीजिए कि इन तीनों को पैसा दिया होगा चाहे रुपया दिया होगा, उससे क्या मतलब, लेकिन जो रिपोर्ट आया, लेकिन कांग्रेस को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। तो यहां पर हंटर कमेटी के समानांतर कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी के समानांतर कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति इसका नाम क्या था जी? तो इसका कांग्रेस द्वारा जो समिति बनाई गई थी इसका नाम था तहकीकात समिति। तहकीकात समिति। इसका भी काम था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। समानांतर तहकीकात समिति बनी। इस तहकीकात समिति का काम क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। तो तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। इसी तहकीकात समिति का मैंने ही रिपोर्ट बताया था कि अंग्रेजों ने तो लाश को गायब कर दिया था, लेकिन 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी तहकीकात समिति का रिपोर्ट था कि 379 जो अंग्रेज डाटा पेश किया है 379 का, यह डाटा गलत है और 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है ना। इसके सदस्य कौन थे? तहकीकात समिति के सदस्य तो गांधी जी को रख लेते हैं, गांधी जी। एक और व्यक्ति को रख लेते हैं, नेहरू जी। ये लोग तहकीकात समिति के मेंबर थे। इन लोग का मानना था कि यहां पर अंग्रेज जो है इतने ही लोगों को नहीं मारा है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोगों को मारा है। तो जैसे ही मैं इस घटना को थोड़ा सा और उजागर कर देना चाहता हूं, लिख लीजिए इसको। अब देखिएगा, मदन मोहन मालवीय गांधी सदस्य थे। तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया कि जनरल डायर जो है निर्दोष है। जनरल डायर को यहां से हटा करके और कहां पर रख दिया गया? जनरल डायर को यहां से हटा करके इंग्लैंड भेज दिया गया। और इंग्लैंड भेजने के बाद, जनरल डायर को इंग्लैंड भेजने के बाद वहां पर उसे सम्मानित किया गया और कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक। क्या कहा गया जी? ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक। ठीक है ना। तो जैसे ही इसको कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक, तो यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। इस व्यक्ति का नाम क्या था? उधम सिंह। उनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मरे हुए थे, तो उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी। उधम सिंह के मन में क्या थी? प्रतिशोध की भावना थी।
तो जैसे ही प्रतिशोध की भावना उधम सिंह के मन में थी तो वे लोग वे कहाँ चले गए, लंदन। और लंदन जाकर के उस समय जनरल आर डायर मर चुका हुआ था, तो जनरल ओ डायर थे। कौन थे जी? जनरल ओ डायर। तो वहां पर पूरे के पूरी बहुत सुरक्षा की व्यवस्था थी। उस सुरक्षा के बीच में एक मोटा किताब में गन के शेप में काट लिए, गन के शेप में काट लिए और उसी में गन को रख लिए। जैसे ही चेक हुआ तो हाथ को ऊपर कर दिए और पूरे के पूरे क्या हुआ, बॉडी टेस्ट हो गया। और उसके बाद से जैसे ही जनरल ओ डायर के सामने आए तो गोली भिड़ा करके ठोक दिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वही पंजाब का क्या था, गवर्नर था जनरल ओ डायर। तो उसकी हत्या किसने किया? उधम सिंह। अब ये मत पूछिएगा कि उधम सिंह के साथ क्या हुआ, तो इंग्लैंड में वही हुआ कि उधम सिंह वहां से भाग नहीं सकते थे, पकड़े गए और पकड़ने के बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया होगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर के यदि ऐसी प्रतिशोध नहीं रहती, प्रतिज्वला नहीं रहती तो ये काम नहीं होते। एक बहुत सारा मैसेज आ रहा है लगातार कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। आपको जो पीडीएफ होगा ना स्क्रीन का, आप लोग खुद से भी लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिए। और जहां तक पीडीएफ का प्रश्न है तो ये आपको जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म होगा टॉपिक, तो रिटन पीडीएफ जो प्रिंट आप निकाल सकते हो मिल जाएगा, कोई दिक्कत। और यहां पर ना इसीलिए लिख के पढ़ा रहे हैं कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। धीरे 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 एक एक क्वेश्चन को अभी क्लास के साथ में पढ़िए और याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो यहां से अछूता नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो अब आ जाते हैं, इसके बाद से हमको तो अभी पढ़ाना चाहिए असहयोग आंदोलन, वो भी इसी में था। यदि असहयोग आंदोलन पढ़ाना चाहिए था तो असहयोग आंदोलन यहां पर हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो रहा, मैंने 3 चरण बताया था, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो असहयोग आंदोलन हमने गांधीवादी चरण में देखेंगे हम लोग। टॉपिक खत्म होगा तब एमसीक्यू होगा। अब कितना जवाब दें? एक बार बोल दिए टॉपिक खत्म होगा तब मिलेगा पीडीएफ और एमसीक्यू भी होगा। आगे मैं इस टॉपिक पर चर्चा करता हूं। तब यहां पर क्रांतिकारियों की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1924 में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक हिंदुस्तान, और सदस्य कौन थे? सदस्य। अब जल्दी आप लोग ही कमेंट में संस्थापक का नाम बता दीजिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल। और सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। और कौन थे जी? भगत सिंह। आप कहिएगा कुछ लोग भगत सिंह लिख रहे थे, गलत बात है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर एगो शब्द लग जाता सोशलिस्ट ना, तो उसके संस्थापक थे 1928 में भगत सिंह। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, सचिंद्र सन्याल, ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल। यहां पर यदि सोशलिस्ट लग जाता तो 1928 यहां हो जाता, तब उसको भगत सिंह आंसर देते। ठीक है ना, यही छोटे छोटे चीजें गलती हो जाती है। सचिंद्र सन्याल थे।
तब क्या हुआ कि यहां पर क्रांतिकारी घटनाएं घटने के लिए ये क्या थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी ना, ये फ्रीडम कराने वाली थी, यानी कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की घटना थी। तब तक एक घटना आ गई 9 अगस्त 1925। कौन दिन आ गया? 9 अगस्त 1925 एक घटना घटी जिसका नाम रहा 9 अगस्त 1925 का दिन। तो 9 अगस्त 1925, हाँ क्वेश्चन पूछेगा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें से पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। यही क्वेश्चन बदल के लिख दिया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहां पर आ गया, व्हाइट जो दिया सोशलिस्ट वर्ड आ गया, तब जाके भगत सिंह, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1928। ठीक है ना, क्वेश्चन का जवाब कमेंट का जवाब दिए। 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई जिसका नाम रहा काकोरी कांड। या इसको कह सकते हैं काकोरी डाक डकैती। कब हुआ जी? 9 अगस्त 1925 को ना काकोरी डाक डकैती घटना हुई थी। तो एक ट्रेन थी जो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लखनऊ को जा रही थी। तो उस ट्रेन में हथियार भी थे, सामान भी थे, और क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए क्या चाहिए था? क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और क्या चाहिए? तो हथियार के अलावा धन चाहिए था। तो यहां पर जैसे ही ये ट्रेन आई काकोरी स्टेशन पर, किस स्टेशन पर? जैसे ये ट्रेन आई, जिस स्टेशन का नाम है काकोरी स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि इस ट्रेन को क्या किया? काकोरी स्टेशन पर लूटा। किसने? क्रांतिकारियों ने। कब लूटा? 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूट लिया। जैसे ही काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूटा, तो इसमें 4 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया, पकड़ लिया गया 4 व्यक्ति को। उस्फाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें 4 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया। नामजद अभियुक्त किसको किसको बनाया गया? तो जब लुटाया तो उस्फाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, उस्फाक उल्लाह खां को बनाया गया नामजद अभियुक्त, राम प्रसाद बिस्मिल को नामजद अभियुक्त बनाया गया। उसके बाद से रोशन लाल को और राजेंद्र लिहिड़ी को, किसको? रोशन लाल को और चौथा राजेंद्र लिहिड़ी को। किसको बनाया गया जी? राजेंद्र लिहिड़ी को। इन चारों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, और आगे चल करके पकड़ करके इन लोगों को फांसी दे दिया गया। ठीक है ना, इसी को काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, काकोरी डाक डकैती की घटना कहते हैं। मैंने बताया कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो गई। 1925 में छोटे छोटे स्तर पर क्रांतिकारियों ने घटनाओं का इंजाम दे रहे थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी डाक डकैती या काकोरी ट्रेन लूट कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। साल ज्यादा तक पूछता है, अब डेट भी पूछने लगा है। ये ट्रेन जो थी सहारनपुर से लखनऊ को जा रही थी, तब काकोरी नामक बीच में स्टेशन पड़ता है। जो बच्चे हमारे यूपी से जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो वहां पर क्या किया गया कि इसको लूट लिया गया। तो लूटा गया तो उसमें 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति तो नहीं लूटा था, बहुत लोग थे, लेकिन जो पकड़ाया उसको नामजद अभियुक्त बना दिया। ठीक है ना, नामजद अभियुक्त में उस्फाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या किया गया? उनको पकड़ करके और फांसी दे दिया गया। तो ये काकोरी डाक डकैती है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो चलते हैं अगला पॉइंट को कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। किसने किया था? भगत सिंह। यही वाला पिछला बार में जवाब दे रहे थे आप लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और किसने दिया था? भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, जिसने कि भगत सिंह ने इसमें क्या किया था? स्थापना किया था। अब उसके बाद एक तुरंत बाद हुई, एक घटना हुई कि 1928 में एक घटना हुई। 1928 में एक और घटना हुई, उस घटना को पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। तो इंडिया में साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन का इंडिया में हर जगह विरोध हो रहा था। ठीक है ना? साइमन कमीशन का इंडिया में हर जगह विरोध होता था। लेकिन यदि बात करते हैं लाहौर की, कहां की? लाहौर की। लाहौर की यदि बात करते हैं तो लाहौर में साइमन कमीशन के विद्रोह करने वाले थे जो व्यक्ति, उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करे थे और नारा दिए थे साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। कहां पर? लाहौर में। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए थे। तो यहां पर क्या हुआ कि ये लोग तो ऐसे भी गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एक गरम दल के नेता थे। तो लॉर्ड सैंडर्स की यदि बात करते हैं, लॉर्ड सैंडर्स की, किसकी? लॉर्ड सैंडर्स। तो वहां पर नेतृत्व कौन करा था? लॉर्ड सैंडर्स। तो लॉर्ड सैंडर्स की यदि बात करते हैं, लॉर्ड सैंडर्स की बात करते हैं, तो लॉर्ड सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर क्या किया? लाठियों से इनको पिटवाया। एक लाठी नहीं, कई लाठी से पिटवाया। ऐसी लाठी के चोट के कारण ही, लाठी से पिटाने के चोट के कारण ही लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा था कि मेरे एक एक लाठी का चोट अंग्रेजों के ताबूत का किल साबित होगा। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाठी के चोट से इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हो गई तो कुछ क्रांतिकारी नेता, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि राजगुरु थे, भगत थे, उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद थे, इन लोगों के मन में बहुत प्रतिशोध आ गई। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर दी। इन लोगों के षड्यंत्र से क्या किया गया कि लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर दी गई। तो अक्टूबर 1928 में लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर दी गई। कब जी? अक्टूबर 1928 में लॉर्ड सैंडर्स अक्टूबर 1928 में लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर दी गई।
माने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला देगा। ताबूत का कील मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला देगा, बस एक ही बात जानिए। तो लॉर्ड सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसमें हत्या में नामजद अभियुक्त किसे बनाया गया? तो चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद। और कौन थे? भगत सिंह। कौन थे जी? भगत सिंह। और यहां पर नामजद अभियुक्त कौन थे? चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए। इसके अलावा नामजद अभियुक्त कौन बने? राजगुरु। लेकिन इन लोगों में से किसी को पकड़ नहीं पाया अंग्रेज जी। लाहौर पाकिस्तान में है दोस्त, लेकिन बात करते हैं कि लाहौर उस समय भारत में था, बंटने के बाद पाकिस्तान गया। उस समय कहां था जी? भारत में था। तीन लोगों ने लॉर्ड सैंडर्स को लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लॉर्ड सैंडर्स को मार के ले लिया। अब छोटी सी एक बात को सुनिए। इन लोगों ने जब बदला ले लिया तो इन लोगों के मन में थोड़ा सा और जोश आ गया होगा, और इन लोगों ने सोचा कि जोश तो आइए गया है। इन लोगों ने सोचा कि अंग्रेजों को अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी है। तो आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों के ताकत को एहसास कराने के लिए, अंग्रेजों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले एक षड्यंत्र रचा गया कि केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाए खाली बेंचों पर। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अगला पॉइंट क्या है? बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किए? बम फेंका लोग। और उसी बम फेंक करके, खाली बेंचों पर बम फेंक करके, और अपने ताकत का एहसास करना था, अंग्रेजों को बताना था कि जो बम खाली बेंच पर गया ये आदमी पर भी जा सकता था, लेकिन हम लोग मारने वाले नहीं हैं। आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप मेरे देश को छोड़कर चले जाइए। तो अगला पॉइंट क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, केंद्रीय विधानसभा बम कांड। तो केंद्रीय विधानसभा का जो बम कांड था वह कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। कब हुआ था जी? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मीटिंग हुआ कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना है, तो पूरे के पूरे भारतीयों में विद्रोह हो गया कि हम बम फेंकेंगे तो हम बम फेंकेंगे। और सब कोई जानता था कि बम फेंकने के बाद अरेस्ट करना अरेस्ट है, अरेस्टिंग के बाद अंग्रेज क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही। तो जब इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी यहां पर मरने वाले के लोगों की तादाद बन गई थी कि हम मरेंगे तो हम मरेंगे। उस मरने के लिए लकी ड्रा निकाला गया। तो लकी ड्रा में 2 व्यक्ति का नाम आया। किसका आया? भगत सिंह का, और किसका नाम आया? बटुकेश्वर दत्त का। तो इन लोगों का काम क्या था कि 8 तारीख का दिन तय हुआ कि जाकर के केंद्रीय विधानसभा में क्या करना है? बम फेंकना है। भरे बेंच पर कि खाली बेंच पर? तो यहां पर कहा लोग कि नहीं, भरे बेंच पर नहीं, जिस पर आदमी नहीं है, खाली बेंचों पर बम फेंकना है। 3 लोगों ने क्या किया? बम फेंका और कुछ पर्चे फेंके। बम फेंके और कुछ क्या किए? पर्चे फेंके। बम और पर्चा दोनों फेंके, पर्चे फेंके। तो बम कहां फेंके? खाली बेंच पर।
खाली बेंच या कुर्सी कह लीजिए, खाली बेंचों पर बम फेंके और कुछ पर्चे फेंके। उस पर्चे पर लिखा था, हम बहरे कानों को कुछ बताना या सुनाना चाहते हैं। हम बहरे कानों को कुछ बताना लिखा था या सुनाना लिखा था। इसमें अलग अलग शब्दों का अंतर है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। इसका मायने यही हुआ कि हम यही सुनाना चाहते हैं कि जो बम गया, ये बम जो खाली बेंच पर गिरा, ये भरे बेंचों पर भी गिर सकता था, लेकिन हम मारने वाले नहीं हैं, हम मारने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि हम या क्या करते हैं, बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। तो यहां पर भगत सिंह की यहीं से क्या हुई, गिरफ्तारी हो गई। अब बटुकेश्वर दत्त वहां से निकलने का प्रयास किए तो फिर गिर गए। हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं, कहीं कहीं बताना चाहते हैं, जो भी लिखा हो उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं कि आप यदि मेरे अधिकारों को नहीं दीजिएगा तो ये बम जो इधर गया, आप ये मत समझिए कि हाथ से निशाना चुका है, ये हाथ इधर भी जा सकता था, भरे बेंचों पर भी जा सकता था, कोई दिक्कत। तो कुल मिलाकर के यहां पर इन लोगों को पकड़ा गया और अंतोगत्वा जब यहां से आज तक तो पकड़ाए नहीं थे, लेकिन लॉर्ड सैंडर्स के केस में भी नहीं पकड़ाए थे, लेकिन यहां पर भगत सिंह गिरफ्त में अपने गिरफ्तारी दिए, अपने क्या किए, गिरफ्तारी दिए। अब अंग्रेज तो पकड़ लिया, तो कोई तो बड़ा क्राइम तो यहां हुआ नहीं था, ये बम तो कोई किसी के शरीर पर मारे नहीं थे, कोई व्यक्ति तो मरा नहीं था। तो अंग्रेजों को अब कोई मौका नहीं मिला, तो इनको इसी केस में पकड़ करके लास्ट में लॉर्ड सैंडर्स की केस में, लॉर्ड सैंडर्स के हत्या के केस में 23 मार्च 1931 को भगत, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। किसको जी? भगत, सुखदेव और राजगुरु। किसको? भगत, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना। इन लोगों को फांसी दे दिया गया। को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को। किस केस में दिया? तो लॉर्ड सैंडर्स हत्या के केस में। किस केस में? लॉर्ड सैंडर्स हत्या के केस में। लेकिन एक बातें हैं कि ये लोग जब जा ही रहा था, मरने के लिए भी जा रहा था, तो इन लोग के थोड़ा सा भी इन लोग के चेहरे पर कंपन नहीं हुआ। एक ही बात बोला गया, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों ने इन लोगों को, जैसे कि मैंने पिछले पेज में लिखा था कि 23 मार्च, कब जी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिला दिया। उसके बाद की एक घटना की यदि बात करते हैं तो एक डेट को हम लोग लिख लेते हैं, जिस डेट का नाम है 27 फरवरी 1931। अब यह दिन जो था ना, बहुत महत्वपूर्ण था। अगर भगत सिंह के विषय में थोड़ा सा बात किया जाए, थोड़ा सा, तो भगत सिंह, जतिन दास, वो भी बोल देंगे जतिन दास के विषय में। अगर भगत सिंह के विषय में थोड़ा सा बात किया जाए तो 27 फरवरी का डेट ला दिए, तो यहां पर भगत सिंह के विषय में थोड़ा सा बात करना जरूरी है। भगत सिंह लाहौर नेशनल कॉलेज के 16 साल के विद्यार्थी बच्चा थे, 16 साल के बच्चा थे। जब वे लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे तो अंग्रेजों के गतिविधियों में, माने अंग्रेजों के अगेंस्ट गतिविधियों में शामिल थे, छोटी छोटी घटनाओं का अंजाम देते थे। तो उनके चाचा बोले
भगत सिंह के चाचा बोले कि बेटा ये जो काम करते हो इससे अंग्रेज पकड़ेगा और फांसी दे देगा। तो उनका कहना था कि हमको कोई तकलीफ नहीं है, अंग्रेजों के जड़ को हिलाना ही मेरा मकसद है, हम मरने से नहीं डरते हैं। तो उनके चाचा बोले कि बेटा मरना ही है तो ऐसे मत मरो, मरना ही है तो ऐसे मत मरो, चले जाओ, मेरे एक दोस्त है जो इलाहाबाद में रहता है, एक मेरा दोस्त है जो इलाहाबाद में रहता है, उससे जाके मिलो, और जब मरना ही है, देश के लिए ही मरना है तो कुछ करके मरो। तो यहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दिया और आए। उनका दोस्त कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के छाया के रूप में भगत सिंह रहे और उन्हीं के संरक्षण में इतने बहुत बड़े नाम कमाए जो उनके चाचा के दोस्त थे। अब क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद के मन में जब से भगत सिंह की मृत्यु, जब से भगत सिंह गिरफ्तार हो गए, तब से इनके मन में काफी दिक्कतें, दुख होने लगी, अकेले पड़ गए। जब अकेले पड़ गए तो एक घटना घटी कि भारतीय लोगों ने, या तो आप सुने ही होंगे कि एक चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आज तक अंग्रेजों की हथकड़ी कभी नहीं लगी हाथ में, जिनके हाथ में आज तक अंग्रेजों की हथकड़ी नहीं लगी, उस व्यक्ति का नाम क्या रहा? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद सोच ही रहे थे कि भगत को कैसे छुड़ाया जाए, षड्यंत्र ऐसा दिमाग लगाया ही जा रहा था कि भगत को आखिर छुड़ाया जाए तो कैसे छुड़ाया जाए। तब तक क्या हुआ कि 27 फरवरी को सुबह इलाहाबाद में वह टहल रहे थे अल्फ्रेड पार्क में। किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वह टहल रहे थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो किसी ने मुखाबरी कर दी और ये इनामी, अंग्रेजों के यहाँ इनामी बदमाश थे कि इनको जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो अल्फ्रेड पार्क में टहल रहे थे, तो उसी अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। अब ये बातें तो बहुत सारी हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, अंग्रेज के गोली से हुई कि उनकी गोली से हुई। बहुत लोग कहता है कि जब तक गोलियां थी तब तक वो चलाते रहे, अंतिम गोली बची तो देखे कि भाग नहीं सकते हैं, तो अंग्रेजों की गोली से मृत्यु न हो, अपने आप को मार लिए। लेकिन ये कोई देखा नहीं है, कोई देखा नहीं है। और गद्दारी तो कोई दोस्त ही न कर सकता है जी, जो जिसके विषय में जानता नहीं हो गद्दारी कहां से करेगा। आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, तमाम नाराएं हैं उनके पीछे। तो 27 फरवरी को काश अगर ये व्यक्ति जिंदा रहते, काश ये व्यक्ति अगर जिंदा रहते तो हो सकता था कि यह दिन नहीं आता। यह दिन क्या हुआ था कि सुखदेव भगत यमराज गुरु को फांसी हुई थी, काश इसमें से जेल तोड़ के भगा भी लिया जा सकता था, शायद ये दिन नहीं आता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चटगांव षड्यंत्र इत्यादि अभी क्रांतिकारी पढ़ना है और उसके बाद हम लोग चलेंगे गांधीवादी विचारधारा पर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।